नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं अनुराग सिंह आप सभी का दी एआई प्रोफेसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का, वह है रिसोर्स, संसाधन। तो आज हम लोग संसाधन जो रिसोर्स हमारा चैप्टर है उस पर डिस्कशन करेंगे। मेन फैक्ट क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। प्योरली एनसीईआरटी का यूज़ किया गया है इसमें, जो हमारा कंटेंट तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर और धीरे धीरे समझते चलेंगे और देखते भी चलेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहले देखिए, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि संसाधन और विकास, हमारी पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी। ठीक, पृथ्वी हमारी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि संसाधन क्या है। सबसे पहले व्हाट इज अ रिसोर्स। तो देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, उसमें जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स को जो भी चीजें पूरी करती हैं और वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। जितनी भी चीजें, ये हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट हो गया, और जितनी भी चीजें उसमें जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं, दे आर रिसोर्स। सिंपली वो क्या है? संसाधन है। बशर्ते, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इतना तो ठीक हो गया कि हमारे चारों तरफ कुछ चीजें हैं जो हमारी बेसिक नीड को पूरा कर रही हैं, वो क्या है? रिसोर्स हैं। लेकिन अब उनमें सबसे पहली चीज आप देखिए कि इसमें बताया गया है, जो पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि तकनीकी रूप से सुगम्य, एक्सेसिबल, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। हमारे पास इसे निकालने और उपयोग करने की तकनीक होनी चाहिए। यानी हमारे पास इसे निकालने की, यानी अर्थ से या कहीं से भी इसको निकालने की, इस रिसोर्स को निकालने की और यूज करने की टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो क्या होगा? रिसोर्स होगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में आर्थिक रूप से संभाव्य, यानी इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? फीजिबल होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। इसे प्राप्त करने की लागत इससे लाभ से कम हो। यानी कि हम जैसे इसको निकाल रहे हैं तो इसकी लागत, अगर जैसे लागत हमें ज्यादा लग रही है इसमें, कि मान के चलते हैं कि जैसे इसमें लग हमारे 100 रुपए रहे हैं और प्रॉफिट हमें है नहीं, 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है, तो 20 रुपए का हमारा नुकसान हुआ, तो क्या हो? ये नहीं होना चाहिए। तो जो आर्थिक रूप से संभाव्य, फीसिबल होना चाहिए कि लागत जो क्या हो, इसके लाभ से कम होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए। यानी समाज इसे अपनाने के लिए तैयार हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, समाज इसे अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये तीन चीजें आप याद रखिए कि रिसोर्स क्या है? जो बेसिक नीड्स को पूरा करता है। इसके साथ में क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये तीन चीजें, 1 2 3, ये तीनों चीजें अगर हैं तो ये आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट में हमारे, ये तीनों क्या कहलाएंगे? रिसोर्स कहला देंगे। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद में देखते हैं आगे क्या बताया गया है। संसाधनों का क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है, वर्गीकरण क्या है इसका? तो इसका देखते हैं। सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर इसे दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, जैव और अजैव। बायोटिक हो गया और अबायोटिक हो गया। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ओरिजिन के आधार पर बायोटिक हो गया और अबायोटिक हो गया। फिर समाप्यता के आधार पर, यानी कौन से जैसे समाप्त होने वाले हैं, कौन से समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो इसमें देखते हैं कि दो टाइप्स के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारे दो टाइप के हो गए, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के आधार पर, बेसिस पर। फिर तीसरा हमारा हो गया स्वामित्व के आधार पर। ये क्लियर है? स्वामित्व के आधार पर। अब थर्ड हमारा हो गया स्वामित्व के आधार पर। ये हमारे जो मेन है, यानी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हो गया। फिर सामुदायिक, कम्युनिटी हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो स्वामित्व के आधार पर अब सीधे देखिए, स्वामित्व के आधार पर चार टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतरराष्ट्रीय हो गया। एग्जॉस्टिबली समाप्यता के आधार पर कौन सा हो गया? उधर नहीं देखना, सीधे आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए। समाप्यता के आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हो गया। उत्पत्ति के आधार पर जैव हो गया, अजैव हो गया। और एक क्या है? विकास के स्तर के आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? संभावी हो गया है, ठीक है,
विकसित हो गया है, भंडार और संचित कोष, यानी कि पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, संसाधनों का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स था। इतना क्लियर हो गया कि कौन कौन से टाइप्स हमारे रिसोर्स के हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब उत्पत्ति और समाप्यता के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड एक्सेसिबिलिटी, कि क्या क्या है वो, इसको देखते हैं। समझते चलिएगा और थोड़ा सीरियस होकर अपनी पढ़ाई के लिए लग कर बैठिए आप। मतलब ऐसे नहीं कि सीरियस लेना है स्टडी को कि 95 प्लस का टारगेट है, जो हमारा मिशन 95 प्लस बैच है, इसका यही टारगेट है कि आप सब टॉप करें, और इसके लिए आपको ईमानदारी से लग कर पढ़ना होगा। क्लियर है? तो देखते हैं पहला जैव संसाधन, जो हमारे बायोटिक हैं, या देख रहे होंगे चारों तरफ ये क्या है, एक जैवमंडल बना हुआ है, देख रहे हैं आप चारों तरफ। अब इसमें क्या, जीवमंडल से प्राप्त जिनमें जीवन होता है। आप देख रहे हैं हमें पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग, सभी चीजें दिखाई दे रही हैं, जीवमंडल दिखाई दे रहा है। इसमें मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सभी चीजें आती हैं। यानी ह्यूमन हो गया है, फिशिंग हो गया है, जितनी भी चीजें हैं, प्राणी जगत है, वेजिटेशन है, सारी चीजें किसमें आती हैं, जैव संसाधन में आती हैं, बायोटिक में आती हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा है अबायोटिक, यानी कि अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। ये देखिए आप, चट्टान और धातुएं हैं। यहाँ पे आपको हल भी दिखाई दे रहा होगा। हल से क्या करते हैं हम लोग, डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। क्लियर? चट्टानें और धातुएं क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। तो जैव अजैव हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद देख रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए आप लोग इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, पवन ऊर्जा के लिए ये देखिए लगे हैं, विंड्स लगे हैं, और ये सोलर प्लांट लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग ये देखिए जल देख रहे हैं। तो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किए जा सकने वाले संसाधन, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा और वन्य जीवन। तो सौर, पवन, जल, वन और वन्य जीवन, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जो भौतिक तरीके से, केमिकल प्रोसेस से या टेक्नोलॉजिकल क्या किए जा सकते हैं, नवीनीकृत किए जा सकते हैं, रिन्यू किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अनवीनीकरण, वे संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। वे संसाधन जो एक बार आपने उनका यूज कर लिया वो समाप्त हो जाते हैं, इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। जैसे खनिज तेल, ये देखिए खनिज तेल दिख रहा है, समझ गए होंगे ना, ड्रम दिख रहा है, उसमें खनिज तेल है। और कोयला, ये देखिए कोयला है, नीचे आप लकड़ी का बेस देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, अनवीकरणीय, यानी कि जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, तो ये क्या कहलाते हैं, अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब देखते हैं स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर हमारे कौन कौन से रिसोर्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्वामित्व यानी ओनरशिप में क्या है, व्यक्तिगत हो गए हमारे, निजी स्वामित्व जैसे घर और जमीन। घर और जमीन क्या है, रिसोर्सेस है हमारे। सामुदायिक यानी कम्युनिटी में क्या आता है, समुदाय के सभी सदस्यों के लिए जो उपलब्ध हो, जैसे सार्वजनिक पार्क। ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम देखिए, समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये डायग्राम ध्यान से देखिए। तो इसमें और क्या बताया गया है, राष्ट्रीय, देश के अधिकार क्षेत्र में तकनीकी रूप से सभी संसाधन, मतलब जो देश के या राष्ट्र के अधिकार के क्षेत्र में हैं, मान लेते हैं ये हमारे देश के राष्ट्र के क्षेत्र में इतने सारे संसाधन हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे, तकनीकी रूप से हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकली। अंतरराष्ट्रीय क्या, तट रेखा से 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे महासागरीय संसाधन, यानी कि जैसे ये हमारी तट रेखा मान लेते हैं, ये हमारा तट हो गया। अब ये तट रेखा से ये 200 मीटर की जो रेंज है, ये देख रहे हैं 200 किलोमीटर, तट रेखा से 200 किलोमीटर की रेंज में जो भी महासागरीय संसाधन आते हैं, ये क्या हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना ये यूज नहीं हो सकते हैं। मतलब उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सहयोग होता है, कोऑपरेशन होता है, और वहां से क्या होता है कि इनको यूज करने के लिए वो लोग अपने सब लोग आपस में सहमत करते हैं, और ये रिसोर्स उसके अंडर में आते हैं, किसमें आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में। ये क्लियर हो गया।
आगे देखिए विकास का स्तर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आएगा, संभावी यानी पोटेंशियल क्या है, उपलब्ध है पर उपयोग नहीं हुआ है, यानी कि संसाधन ऐसे जो उपलब्ध है, पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन उनका यूज नहीं हुआ है। जैसे राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, ये देखा आप लोगों ने, राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, ये संभाव्य यानी पोटेंशियल है, संभावना है। दूसरा डेवलप्ड, सर्वेक्षण हो चुका है और गुणवत्ता मात्रा निर्धारित है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है, डेवलप्ड है, यानी कि सर्वे हो चुका है और गुणवत्ता और इनकी मात्रा निर्धारित है कि इतना यूज होना है, ये क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। अब भंडार स्टॉक उपलब्ध हैं लेकिन उचित तकनीक के अभाव में पहुंच से बाहर, जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब स्टॉक क्या है, जैसे हमारे पास संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे पानी से हाइड्रोजन, ठीक है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह ये सब जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी उतनी हमारे पास मतलब उस लेवल की नहीं है कि हम इनका यूज कर सके। रिसोर्स तो है लेकिन यूज करने का सिस्टम हमारे पास अभी जनरेट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। ये क्लियर हो गया। अब संचित कोष रिजर्व, वर्तमान तकनीक से उपयोग संभव है पर अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी जो प्रेजेंट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका यूज क्या है, पॉसिबल है पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे बांधों में जल और वन, बांधों में जल है और हमारे पास क्या है, वन है, रिसोर्स है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी उनका उपयोग जो यूज है वो स्टार्ट नहीं हुआ। क्लियर हो गया ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक, और इन सब के साथ में पहले हम देख लेते हैं एक ये डायग्राम देखिए कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध क्या है। बीच में आप देख रहे हैं ये ह्यूमन है, आपको दिखाई दे रहा है, मानव है, ठीक। अब इसमें क्या बता रहा है कि भौतिक पर्यावरण और प्रकृति, ये हमारा भौतिक पर्यावरण, देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है ये। इधर क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, और इस तरफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, संस्थाएं हो गई। तीन चीजें हैं, भौतिक पर्यावरण हो गया, नेचर हो गया, संस्थाएं हो गई, और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हो गई। और तीनों के सेंटर में कौन है, हम लोग हैं, यानी ह्यूमन है। हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी सोर्स रिसोर्स नहीं बन सकता है, मानवीय हस्तक्षेप के बिना कोई भी सोर्स रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन इज अ सेंटर पॉइंट, ठीक है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मानव क्या करता है, प्रौद्योगिकी। अब देखिए इस चीज को, इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए कि क्या बताया गया है। मानव प्रौद्योगिकी, ये मानव है, मानव ने क्या किया, प्रौद्योगिकी के द्वारा टेक्नोलॉजी अपनाई, प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ टेक्नोलॉजी को लिया और कहाँ आया, प्रकृति के पास आया। कौन आया, मनुष्य आया। तो मानव प्रौद्योगिकी के साथ प्रौद्योगिकी अपनी लेता है, यानी टेक्नोलॉजी अपनी यूज करता है, और प्रकृति के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। अब जब प्रकृति के साथ क्रिया करता है तो अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है, ठीक है। और संस्थाएं फिर किसको लाभ देती हैं, मनुष्य को देती हैं। तो इतना क्लियर हो गया, मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति में क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, क्रिया करता है, फिर संस्थाओं का निर्माण करता है, और संस्थाओं के द्वारा लाभ किसको मिलता है, फिर ह्यूमन को लाभ मिलता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में देख लेते हैं आगे कि अंधाधुंध उपयोग जो होता है रिसोर्सेज का, उसके क्या परिणाम होंगे, आगे अभी हम लोग देखते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ये याद रखिएगा कब हुआ था, 1992 में, कब और कहां, जून में हुआ था। कब हुआ था, जून, याद रखिएगा, ठीक है, कब हुआ था, जून याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर, जो आने वाला है मंथ हम लोगों का, जून में हुआ था। फिर इसके बाद में 1992 में रियो डी जेनेरो, जगह है जो ब्राजील में है, कहां पे है, ब्राजील में, ये आप मैप में देख सकते हैं, ब्राजील में हुआ था। कौन, 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष
इसमें सम्मिलित हुए थे। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय अर्थ समिट था। क्या था? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। कौन लोग शामिल हुए थे इसमें? 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान इसमें किया जाना था। इसके बाद में परिणाम इसका क्या रहा? नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, नेताओं ने क्या किया? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के लिए क्या किया? मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को सहमति दी। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल की सहमति दी। ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा कि परिणाम इसका ये रहा, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के मैनिफेस्टो पर, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल की सहमति दी गई। ये क्लियर हो गया। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ये ऊपर देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका है और ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 भी देख लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एजेंडा 21 क्या है? 1992। ठीक है। कब? 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा। एक क्या थी? अनाउंसमेंट था, एक मैनिफेस्टो था। ये क्या है? एजेंडा 21 देर वाज एक घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था। क्या था? 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ये क्या हुआ था? वही हुआ था जो अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है। रियो डी जेनेरो, ब्राजील, जून 1992। मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना। भूमंडलीय, ग्लोबलाइजेशन, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था उसको प्राप्त करना। अब रणनीति क्या थी? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के आधार पर वैश्विक सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी तथा रोगों से लड़ना। यानी समान हितों, समान जो हित हैं सभी के, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारी जो सभी की हैं उसके आधार पर वैश्विक सहयोग द्वारा, मतलब सारे विश्व के देश क्या करें? सहयोग करें। उसके द्वारा पर्यावरण क्षति यानी पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, गरीबी, जो गरीबी हो रही है, बढ़ रही है, और रोगों से लड़ना यानी कि जो कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं उनसे लड़ने के लिए सब चीजों की रणनीति बनाई गई। अब हुआ क्या? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्थानीय सरकार, प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। प्रत्येक स्थानीय सरकार को, एक लोकल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपना एक स्थानीय एजेंडा तैयार करना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें? एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकें। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये ऐसा नज़ारा हम चाहते हैं, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहे, सभी चीज़ें सेफ रहें, बीमारी धीरे धीरे क्या हो? खत्म होना शुरू हो जाए, लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और गरीबी धीरे धीरे दूर हो सके। कई चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को देखते हुए रणनीति बनाई गई। एजेंडा 21 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एजेंडा 21। तो रियो डी जेनेरो 1992, ब्राजील और एजेंडा 21 याद रखना। ठीक है। ये क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना, और यहाँ पे क्या था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान। ठीक है। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें सम्मिलित हुए थे। अब आगे चलते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं वहीं पे जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और जरूरी भी क्यों है, इस पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। भाई मनुष्य क्या है? ग्रीडी टाइप का है कि हम सब डेवलप कर लें, सब हमारे पास संसाधन आ जाएं,
प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जैसे अनवीकरणीय संसाधन हजारों वर्षों में बनते हैं। कौन से? ये वाले संसाधन जो अभी हम लोगों ने देखे थे, ये वाले देख रहे हैं ना, ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? धीरे धीरे कई वर्षों में, कई मतलब लाखों वर्षों में बनते हैं। ठीक है। प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो प्रदूषण है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, औद्योगिकीकरण है। औद्योगिकीकरण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाना है। अब आप ये डायग्राम देखिए, इसमें एक तरफ हम लोग हैं और एक तरफ एनवायरनमेंट है यानी नेचर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन काम है वो क्या है? बैलेंस कर कर चलना, इन चीजों को बैलेंस करके चलना। ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरत को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं कर सके। मतलब हम, एक होता है कि हम डेवलपमेंट करते हैं तो विकास के साथ साथ विनाश भी होता है। दे आर बोथ साइड ऑफ लाइक ए क्वाइन, मतलब एक क्वाइन के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे विकास होगा तो विनाश भी होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट ये है कि हम विकास तो करें लेकिन विनाश की क्षति उस लेवल तक ना हो कि भविष्य में संसाधनों का अभाव हमारे सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने उपलब्ध हो सके, समक्ष हो सके, प्रस्तुत हो सके। तो उसको रोकना है जो आने वाला विनाश है। इसे कैसे प्राप्त करें? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। नवीकरणीय संसाधनों के उत्पादन की दर से अधिक उपभोग ना करें। मतलब हम सारे रिसोर्स उपयोग कर रहे हैं, उनका एक लिमिट से ज्यादा यूज ना करें। सभी प्रकार के जो प्रदूषण है, प्रदूषण को क्या करें? हम कम कर दें। प्लास्टिक का कम उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग और ऊर्जा की बचत करें। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें यानी कि जैसे क्या होता है कि अगर हमें कहीं जॉब पे जाना है, थोड़ी दूर पे हमारा ऑफिस है या कहीं पे भी जाना है, तो हम लोकल व्हीकल का, कन्वेंस का यूज करें। कि ऐसा नहीं कि घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, मतलब बात समझ रहे हैं ना। तो एक सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, ऊर्जा की बचत करें और प्लास्टिक का कम यूज करें। तो ये सारी चीजें सतत पोषणी विकास में हम लोग देखते हैं। और इधर भी इसके बारे में देखिए, एक अच्छा सा डायग्राम हमारे सामने एक ये है। अंधाधुंध उपयोग अगर हम कर रहे हैं, ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर एक तरफ देखिए हमारे सामने एक, ये हमारे देखिए एक हमारे सामने अर्थ का ये साइड है, देखा आपने, खूब बढ़िया हरा भरा बिल्कुल अच्छा सा। और एक साइड में आप देख सकते हैं ये देखिए जैसे पृथ्वी का नाश हो रहा है। तो अब देख सकते हैं कि इस लाइन के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो विकास है और इस तरफ क्या है? विनाश है। तो अंधाधुंध अगर हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे उनको, तो कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का तीव्र ह्रास होगा। यानी कुछ ही लोग होते हैं जो रिसोर्स को क्या करते हैं, कुछ लोग मतलब पावरफुल लोग, जैसे अभी अरावली वाला केस देखा था हम लोगों ने, जिसपे फिर स्टे लग गया था और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो अगर कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का तीव्र ह्रास होगा। संसाधन कुछ ही हाथों में संचित हो गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया है। ये चीज, संसाधन कुछ मजबूत हाथों में, मतलब मजबूत और लालची हाथों में विभाजित हो गया है, जिससे समाज अमीर और गरीब वर्ग में बंट गया है। और वैश्विक पारिस्थितिक संकट क्या है? भूमंडलीय तापन होगा। भूमंडलीय तापन, पृथ्वी जल रही, आज देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है आजकल। आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, लग रहा है पृथ्वी बिल्कुल सूर्य सर पे हो हमारे। तो भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय होगा। ओजोन परत का क्षय होगा तो यूवी रेज आएंगी। यूवी रेज आएंगी तो ये पृथ्वी की कंडीशन देखिए हमारी कैसे हो जाएगी। ये ठीक, पृथ्वी की कंडीशन एकदम बहुत बुरी तरीके से, ये देखिए क्या रहा है बिल्कुल ठीक। हमें लग रहा है आजकल ऐसे ही चल रहा है ये। पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। और भूमि निम्नीकरण, यानी कि भूमि जो है उसका भी क्या होगा? क्षरण होगा। जब ये एनवायरनमेंट पूरा नाश हो रहा है तो ये जो हमारा क्या है? भूमि है, तो भूमि क्या संरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। भूमि भी हमारी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। उर्वरता क्षमता, उसकी जितनी भी चीजें सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तो अंधाधुंध उपयोग के हमारे सामने बहुत ही विनाशकारी परिणाम आएंगे, आ रहे हैं, और भविष्य भी बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा अब देख लेते हैं भूमि संसाधन।
तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। भूमि संसाधन, भारत का विशाल और विविधतापूर्ण आकार, इसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जिसमें वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 43% क्या है हमारे पास, मैदान है। मैदान कितना है, 43% है। कृषि और आरामदायक जीवन के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं क्या, मैदान। मैदान 43% है, कृषि और आरामदायक जीवन के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं। फिर 30% क्या हमारे पास, पर्वत है, माउंटेन्स है, वन, वन्य जीवन और 12मासी नदियां, ठीक है, ये सुनिश्चित करते हैं। और टूरिज्म के लिए भी यूज होते हैं क्या, पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारे माउंटेन्स है, ठीक। माउंटेन्स क्या करते हैं, एक अच्छा जीवन पर्यटन के लिए, और 12मासी नदियां सब कहां से आती हैं, यहीं से आती हैं। अब 27%, 27% जो प्लेटोज हैं, पठार हैं, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय। वन भी हैं, खनिज भी हैं, और ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन, इनका जो अपार संचय है वो कहाँ पाया जाता है, पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्लियर हो गया, भारत में भूमि संसाधन कितना कितना रेशियो है। और एक नोट है, मानसूनी जलवायु हमारी भूमि को कृषि के दृष्टिकोण से और भी मूल्यवान बनाती है। यानी कि जो मानसूनी जलवायु है वो हमारी भूमि को कृषि के दृष्टिकोण से और भी मूल्यवान बनाती है। ये क्लियर हो गया। आगे, भूमि निम्नीकरण और उसके नियंत्रण के उपाय, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंट्रोल, कि अगर भूमि का क्षरण हो रहा है तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि हमारे जो संसाधन थे, मानव गतिविधियों के कारण भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता में कमी आती है। मानव गतिविधियों के कारण भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता में कमी आती है। अब कमी क्या आती है, देखिए, अगर निम्नीकरण हो रहा है, ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी भूमि कुछ इस प्रकार से दिखेगी, और नियंत्रण नहीं कर सकते तो देखिए वन कटे हैं, खेत नहीं, कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखिए हम खदानों में माइनिंग कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो ये एक ये है हमारी भूमि, और एक ये है, ये एक ये नंबर 1 है, और ये एक ये नंबर 2 है। नंबर 1 पे क्या किया, डिग्रेडेशन हो रहा, क्षरण हो रहा। नंबर 2 पे अगर हम सेव कर लेते हैं और हम उसका एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो कुछ इस तरीके का सीन आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पशुओं द्वारा क्षमता से अधिक अगर हम चराई करवाते हैं, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग होती है, खनन, माइनिंग, बार बार खनन हम कर रहे हैं, एक लिमिट से ज्यादा कि हमारे पास रिसोर्स अभी हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लालची प्रवृत्ति है, तो हम उसका माइनिंग करते जा रहे हैं, वनों की कटाई करते जा रहे हैं। देखो वन कटने के बाद कैसा लग रहा है। कृषि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग, अंधाधुंध उपयोग होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। दोषपूर्ण फसल चक्र, इन प्रॉपर क्रॉप, और सूखा, सूखे की स्थिति भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं, हमें ऐसा कुछ सीन चाहिए तो वन रोपण करें, हम नए पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, चरागाहों का उचित प्रबंधन करें, हम मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल ऑफ माइनिंग, माइनिंग भी एक लिमिट में करें। अभी ये नहीं ऐसा कुछ पृथ्वी भागी तो जा नहीं रही है, तो अभी लिमिट में करना है। रक्षक मेखला, शीट बेल्ट्स लगाना और बांधों का निर्माण करें, हम डैम्स का एक अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से निर्माण करें, तो ऐसे हम लैंड डिग्रेडेशन को, भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सॉइल प्रोफाइल हमारी क्या है, थोड़ा सॉइल प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। हम लोग भूमि के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारी भूमि का डायग्राम है। ये सबसे ऊपर ये क्या है, ये जहां हम सभी लोग रहते हैं, ठीक, हम सभी लोग क्या हैं, रह रहे हैं, बैठे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर का पोर्शन है। तो मृदा परिच्छेदिका मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्या है, वर्टिकल कहते हैं इसको, जो सतह के समांतर चलने वाली परतों से बना होता है। इन परतों को संस्तर या हॉरिजॉन्स कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस सेक्शन है जो सतह के समांतर चलने वाली, ये समांतर जो सतह के समानांतर है, ये हमारी सतह हो गई, इसके समानांतर ये जो परतें हैं, इनसे क्या है, संस्तर से इनसे बना हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे क्या है। OAEBCR, OAEBCR, ये क्या है, हॉरिजॉन्स है, सारे संस्तर हैं। तो अब इसमें देखिए जो जैविक ऑर्गेनिक है, मृदा की सबसे ऊपरी परत जो है ये वाली, ये ब्राउन कलर की, जो डार्क ब्राउन देख रहे हैं, चॉकलेटी कलर कह सकते हैं,
ये क्या है, ओ हॉरिजन है, ओ परत है, ओ संस्तर है, सबसे ऊपरी परत है, जैविक होती है। ये क्लियर हो गया। सेकंड, ए हॉरिजन है, ऊपरी मृदा, टॉप सॉइल है। ह्यूमस परत है, ह्यूमस होता है जैविक और विघटित पदार्थों से भरपूर। ये अब देखिए थोड़ा ब्राउन टाइप का है, देख रहे हैं। अब इसके बाद में ई हॉरिजन जो है, वन क्षेत्रों में सामान्य, इसमें चिकनी मिट्टी क्ले कम होती है। इसमें क्या होता है, वन क्षेत्रों में होती है और इसमें क्ले क्या होती है, कम होती है। बी हॉरिजन जो उपमृदा है, सब सॉइल है, ह्यूमस कम होता है, खनिज जैसे आयरन ऑक्साइड का जमा होता है। थोड़ा सा हल्का सा देख रहे होंगे, खाकी कलर की येलोइश टाइप की है। इसमें क्या है, बी हॉरिजन है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं। सी हॉरिजन क्या है, सेप्रोलाइट है, जैविक पदार्थों से रहित, यानी जैविक पदार्थ इसमें नहीं होते हैं। टूटी हुई अपक्षयित चट्टानों से निर्मित होती है। ये देखिए चट्टानें आपको दिख रही है, टूटी हुई अवस्था दिख रही है। ये क्या है, टूटी हुई चट्टानों से, अपक्षयित चट्टानों से निर्मित होती है, जो हमारा सी हॉरिजन है। फिर आर क्या है, सबसे निचली परत होती है, तलछट होती है, बेडरॉक जिसे कहते हैं, जो ठोस और कठोर चट्टानी परत है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी है। ये देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी है। तो ये हमने देख लिया, क्या अपनी सॉइल प्रोफाइल हमने देख ली, जो ओ ए ई बी सी आर 6 हमारे हॉरिजन से बनी हुई है। ये क्लियर। और नोट्स बनाते चलिएगा साथ में, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा, अभी एक सेशन होगा उसमें क्वेश्चंस की क्लास होगी, और एक सेशन हम लोग करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं या आने की संभावना है। मतलब ये है, एक चैप्टर हमने पढ़ लिया वो खत्म, फिर बोर्ड के टाइम में सिर्फ रिवाइज करना है उसको। क्लियर है, ये याद रखना। मिशन 95 प्लस है, 95 प्लस, मिशन 100 समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं। मृदा अपरदन तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी वाय सोर्स के द्वारा, किसी भी फोर्स के द्वारा क्या होता है, जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं। तो निर्माण, रंग, मोटाई, बनावट, आयु, रासायनिक, भौतिक गुण और भारत की मृदाओं को मुख्य रूप से 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, 6 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सबसे पहले क्या है, जलोढ़ मृदा है, जिसे अलुवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये देखिए जो अपना यूपी वाला एरिया है और ये सारा एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, जलोढ़ मृदा है। फिर काली मृदा, ब्लैक सॉइल, ये देखिए एमपी वाला साइड जो है ब्लैक सॉइल है। लाल और पीली मृदा, ये देखिए लाल और पीली मृदा, ये लैटराइट मृदा। ठीक है, लैटराइट मृदा देख सकते हैं आप। ठीक, अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा को देखिए, जो आपका राजस्थान वाला पोर्शन है और गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ ये देखिए मरुस्थली मृदा है। और ये आपका जो पोर्शन इधर पूर्वांचल वाला आ गया, ये पूर्व वाला पूर्वी हिमालय हो गया, और उधर जो हमारा ये हिमाचल वाला उत्तराखंड वाला साइड हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी वन मृदा पाई जा रही है। ये क्लियर हो गया। तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं भारत में 6 प्रकार की मृदा है। जलोढ़ मृदा, ये मैप बहुत जरूरी है। जलोढ़ मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, लाल और पीली मृदा हो गई, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा हो गई। ठीक, भारत की ये प्रमुख हमारी मिट्टियों के प्रकार हो गए। अब मृदा का तुलनात्मक विश्लेषण हम लोग देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे है। तो जलोढ़ मृदा जो है, संपूर्ण उत्तरी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा है उसमें, और विशेषताएं क्या है, पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने से भरपूर है, अत्यधिक उपजाऊ है। और फसलें कौन कौन सी हैं, गन्ना, धान, गेहूं, अनाज और दलहन फसलें, ये सब इसमें उत्पन्न होती हैं। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य छत्तीसगढ़ के पठार, गोदावरी कृष्णा घाटियां। ठीक है, रेगर मृदा या काली कपास मृदा भी है, नमी धारण करने की उच्च क्षमता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास से भरपूर है, जिस कारण रंग भी इसका डार्क होता है, काला होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी है कौन सी, काली मृदा। का से काली मृदा, का से कपास, तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं अगर पेपर में आ जाए। लाल और पीली मृदा, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से, ये देखिए दक्कन के पठार, ये देख रहे हैं ना, ये दक्कन के पठार के
दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से कम वर्षा वाले क्षेत्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रवेदार आग्नेय चट्टानों पर विकसित हैं। लोहे के प्रसार के कारण लाल रंग है। लाल और पीली मृदा में क्या है, लोहे का प्रसार होता है, इसलिए क्या है, लाल होती है और विभिन्न फसलें यहां पर उत्पन्न होती हैं। अब देखिए लैटराइट मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र, ये देखिए डायग्राम में, ठीक है। अब इसमें क्या है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तापमान उच्च होता है और भारी वर्षा होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। प्रमुख फसलें खाद और उर्वरकों के उचित उपयोग से कृषि योग्य होते हैं। यानी कि जो लैटराइट मृदा है, खाद और उर्वरक इसका जो उचित उपयोग है उससे ये कृषि योग्य हो पाते हैं। मरुस्थलीय मृदा, पश्चिमी राजस्थान, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण तेज होता है, ह्यूमस और नमी की कमी होती है। उचित सिंचाई के बाद कृषि योग्य ये हो पाती है मरुस्थलीय मृदा। लास्ट है वन मृदा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। घाटियों में दोमट और सिल्टी यानी सिल्ट वाली मिट्टी, ऊपरी ढलानों पर मोटे कण, नदी छतों पर उपजाऊ होता है। पहाड़ी फसलें इसमें तैयार की जाती हैं। क्लियर हो गया। अब एक बार मृदा अपरदन हम लोग देखे ले रहे हैं, क्या है गंभीर खतरा। देखिए प्राकृतिक बलों, ये क्या देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये पवन हो गई, जल हो गई। तो प्राकृतिक बलों या मानवीय गतिविधियों द्वारा मृदा की क्या ऊपरी परत जो होती है, बह जाने या उड़ जाने की प्रक्रिया। अब इसमें देखिए जैसे ये जल हो गया हमारा, ठीक है, जल, ये जल या तो बहाएगा और ये मृदा क्या करेगी, उड़ा ले जाएगी। तो बह जाने या उड़ जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो मृदा की ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत बहुत हल्की होती है जिससे आसानी से नष्ट हो जाती है। जैसे ठीक है, आप गमलों में पानी डालते हैं, आप प्रेशर से पानी डालना शुरू करिए पाइप से, तो क्या होगा, ऊपरी लेयर बहती है तो वो मिट्टी घुल कर क्या होती है, गमले से बहना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये अपर्दन हो रहा है, तो अपर्दन तो हो रहा, देख लिया हम लोगों ने, पवन है या जल है या तो कोई मानवीय हस्तक्षेप से ऐसी कोई क्रिया होने लगी है तो उसे आसानी से नष्ट हो जाती है। अब अपर्दन के प्रमुख कारण क्या है, पवन, तेज हवाएं, ऊपरी उपजाऊ मिट्टी और जैविक पदार्थों को उड़ा ले जाती है। जल क्या करता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मिट्टी बहकर मैदानों की ओर चली जाती है। अतिचारण, अब देखिए ये यहाँ पे पशु देखिए खूब चर रहे हैं, जमीन यहाँ पे चर रहे थे को पूरा ये चर चर के इन लोगों ने क्या किया, इसे खाली कर दिया। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा, मवेशियों द्वारा एक ही खेत में बार बार चरने से घास जड़ों सहित खत्म हो जाती है, जिससे मिट्टी ढीली पड़ जाती है और वहां से मृदा अपरदित हो जाती है। वनों की कटाई, ये देखिए डिफॉरेस्टेशन, देख रहे हैं, वनों की बढ़ती आबादी घर और उद्योग बनाने के लिए, अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई से मिट्टी को बांधे रखने वाली जड़ें नष्ट हो जाती हैं और वहां से मृदा अपरदित हो जाती है। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, देखिए सीढ़ीदार कृषि, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार जो बनाकर खेती करना, यहाँ पानी के बहाव को धीमा किया जाता है, एक सीढ़ी से हटी मिट्टी अगली पर जमा हो जाती है। सीढ़ीदार कृषि का हम उपयोग करें, ठीक है। रक्षक मेखला, ये डायग्राम देखिए, ये ऐसे बना सकते हैं हम, पेड़ों का देख रहे हैं डिजाइन, खेतों के चारों ओर पेड़ों की कतारें लगाना, यहाँ तेज हवाओं की गति को तोड़कर मिट्टी, ये फिल्टर का काम करते हैं। हवा तेजी से आ रही है, पेड़ों की बेल्ट लगी हुई है, तो वहां पे क्या करे, फिल्टर होगा और धीरे धीरे वहां पे एयर फ्लो कम हो जाएगा। फिर फसलों का हेर फेर, ये देखिए डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, ये देखिए फसलों के हेर फेर में क्या कहा गया, दो मुख्य फसलों के बीच खाली समय में घास लगा दे या कोई अन्य फसल उगा दें। दो मुख्य फसल हैं, उनके बीच में घास या कोई अन्य फसल लगा दें। यह मिट्टी को कटने से बचाता है और खोए हुए खनिजों को वापस लाता है। मिट्टी को क्या करेगा, ये मिट्टी को बचाएगा और खोए हुए जो खनिज तत्व होते हैं उनकी वापसी करता है। अब वन रोपण एवं बांध, ये देखिए बांध बना है और यहाँ पे क्या है, वन रोपण है। बहुत अच्छा डायग्राम है, आपके समझने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाना सबसे प्रभावी है। बांध क्या करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। ये बांध है, बाढ़ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं और ऊपरी मिट्टी को बहने से बचाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए विशेष पहल क्या है, वन महोत्सव। भारत सरकार द्वारा
शुरू किया गया वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव, जिसका उद्देश्य ये देख रहे हैं आप, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव, जिसका उद्देश्य वन और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण भी बहुत आवश्यक है, जो हमारा एक संसाधन है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? तो निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा क्या है, भविष्य है, फ्यूचर है। तो संसाधन केवल प्रकृति के उपहार नहीं है, वे मानवीय अस्तित्व और विकास का आधार है। मानव के अस्तित्व और विकास का आधार है। मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मृदा से लेकर, हम लोगों ने मृदा भी पढ़ा था, तो जलोढ़ मृदा से लेकर खनिजों से भरे पठारों तक, दक्कन का पठार वगैरह जो हम लोगों ने देखा था अभी, भारत की विविधता ही इसकी ताकत है। यानी कि विशाल गंगा के विशाल मैदान हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, वन संपदाएं हैं, सब हमारे भारत राष्ट्र में विविधताएं पाई जाती हैं, इसकी ताकत है। लेकिन अनियोजित विकास, मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण इस ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सतत पोषणीय विकास, सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उचित रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन और संरक्षण, कंजर्वेशन तकनीकों जैसे वन रोपण, सीढ़ीदार कृषि वगैरह जो अभी हम लोगों ने पिछले भी पढ़ा है, को अपनाकर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्ध पीढ़ी बनी रहे। यानी जो आज की पीढ़ी है, वो भविष्य की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, उसके लिए भी क्या करे, सेफेस्ट जोन बनाने का प्रयास करें।